हेलो एवरीवन, आई होप आपका बैकएंड का जो जर्नी है वो काफी अच्छा चल रहा है। वी हैव बीन लर्निंग जावास्क्रिप्ट सो फार। पिछले कई सेशंस में हैव बीन टॉकिंग अराउंड फंक्शंस। आज थोड़ा और फंक्शन के बारे में बातें करेंगे एंड विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज क्लोजर्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है व्हेन यू इन द इनिशियल डेज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और क्लोजर्स को समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोप। अब लेक्सिकल स्कोप के बारे में अगर देखेंगे तो पूरा स्कोप ही समझ लेंगे। तो इस वीडियो में स्कोपिंग देखते हैं, लेक्सिकल स्कोप देखते हैं और फाइनली वी विल गेट स्टार्टेड विद क्लोजर्स क्या होता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपका दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और पूरी दुनिया में आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाए। तो चलिए चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड फंक्शन क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। चलिए तो फिर आपको जैसा स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम बात करें कि क्लोजर्स क्या होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लेक्सिकल स्कोपिंग। स्कोप क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो इन द जावास्क्रिप्ट की दुनिया में दोस्त, स्कोप का मतलब होता है कि जब भी कोई कोड लिखते हो जावास्क्रिप्ट में तो आप क्या लिख रहे होते हो? आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, आप फंक्शंस डिफाइन करते हो, राइट? अब ये वेरिएबल और फंक्शन एसेसिबल है कि नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये विजिबल है कि नहीं, ये सारी चीजें डिफाइन होती है विद द कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्कोप। तो डिपेंडिंग ऑफ किस स्कोप में आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, किस स्कोप में आपने वेरिएबल को डिफाइन किया है, ये डिटरमाइन करेगा कि वो एसेसिबल है कि नहीं, उसको आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो जावास्क्रिप्ट में देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ द स्कोप्स। क्या क्या स्कोप्स है एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो आपके पास एक है समथिंग कॉल्ड एज अ ग्लोबल स्कोप। फिर दूसरी चीज होती है उसको हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। सारा देखेंगे एक एक करके। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लॉक स्कोप। और चौथी जो चीज है उसको हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप, और इसी को हम कहते हैं सर क्लोजर्स भी। इसी से आपका क्लोजर्स भी बनता है। तो इस चीज को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। और कई दफा मैंने देखा है कि बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो की बात बिल्कुल नहीं होगी। बस आपको एक चीज करनी है, आखिरी तक देखते रहना है। और आपको अगर मजा आ रहा है, आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, 4 दोस्तों को और बताइए, शेयर करिए, लिंक्डइन में टैग करके मुझे बताइए दैट ये सारी चीजें आपको फायदा कर रही है। अगर मुझे इनफ इंटरेस्ट दिखाई देगा तो मैं और सारे वीडियोस बनाऊंगा और सारे टॉपिक्स। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन एजेंटिक एआई। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर आप एजेंटिक एआई का कोर्स करना चाहते हैं, पाइथन के अराउंड, डेटा साइंस के अराउंड, एआई के अराउंड कई सारी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं आप लोगों को पढ़ाना। और उसके लिए मुझे सिर्फ चाहिए आपसे थोड़ा सा सपोर्ट और लव। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, थोड़ा शेयर करो, थोड़ा लिंक्डइन पे टैग करके मुझे बताओ। आई विल मेक श्योर दैट आई विल गो एंड क्रिएट द एंगेजिंग कंटेंट जिसमें आपको समझ में आए, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें आप थोड़ा डीप जाए एंड एग्जैक्टली वी गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए अब चालू करते हैं। इन चारों चीजों को, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, लेक्सिकल स्कोप, इन सबको हैंड्स ऑन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आई विल डायरेक्टली जंप टू माय कोड। आई विल गो एंड ओपन माय वीएस कोड हियर, ठीक है ना। और सबसे पहले बात करते हैं सर ग्लोबल स्कोप की। ग्लोबल स्कोप, यहां पे कमेंट लिख देता हूं मैं, ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब है अगर आप ऐसा कोड लिख रहे हो जो कि ना तो किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में हो और ना ही फंक्शन के अंदर में, बाहर में लिखा हो कोई भी चीज, उसको हम कह देते हैं सर वो ग्लोबल स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिख रखा है यहां पे, फंक्शन फंक1, राइट, इस तरीके से ये फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाहर अगर कोई चीज मैं लिखूंगा यहां पे, अगर मैं कोई वेरिएबल डिफाइन कर दूं जैसे लेट ग्लोबल, लेट मान लो we go and call it as var1 equals to, we go and call it as, let me call it name1, I think that will be better, name1 equals to Vishwa। तीनों तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। var name2 equals to Mohan and let's say that const name3 equals to Singh। तो ये तीनों जो वेरिएबल हमने डिफाइन करा है तीन तरीके से, लेट, वेर, कॉन्स्ट, तीनों यूज करके, राइट। क्योंकि ये आउटसाइड द फंक्शन है, इसको आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो, इसलिए हम इसको कहते हैं सर ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैं डिस्क्रिप्टर ओपन करके आपको दिखाऊं, ये जो तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये तीनों वेरिएबल्स, ये चूंकि फंक्शन के बाहर, इसको हम कहते हैं ग्लोबल। एंड सिंस इट इज ग्लोबल इट कुड बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। ओके, कॉल फ्रॉम एनीवेयर। ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं फंक्शन के अंदर में भी कॉल कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर इसको कॉल करता हूं const console.log और सारे लिख लेते हैं name1, name2
नेम 3, तीनों ही लिख लेते हैं। इस फंक्शन के अलावा एक और ब्लॉक होता है, इसको हम कहते हैं कि नॉर्मल ब्लॉक। यहां पे भी अगर मैं सिंपली लिख दूं console.log और मैं बोलूं इनसाइड ब्लॉक और फिर मैं लिख दूं नेम 1, नेम 2 एंड नेम 3, इसके अंदर भी कॉल हो जाएगा। और इसके बाहर भी अगर मैं इसको कॉल करना चाहूं दोस्त, लेट मी कॉल दिस लाइक दिस console.log, लेट्स से आउटसाइड, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये नेम 1, नेम 2, नेम 3 को यहाँ पे उठा के कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन। अब मैं इसको अगर रन करूंगा, लेट मी गो एंड कॉल दिस एज func1, और if I go and try to execute this, है ना, I go and call this file as closers.js, मैं लिख रहा हूँ इनसाइड फंक्शन विश्वमोहन, इनसाइड ब्लॉक विश्वमोहन सिंह, आउटसाइड विश्वमोहन सिंह। तो ये तीनों ही जो कंसोल है अगर आपको दिखाई दे रहे हो, जो मैंने ग्लोबल में डिफाइन करा है, इसको मैं फंक्शन के अंदर में भी कॉल कर सकता हूँ, इसको मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में भी कॉल कर सकता हूँ, और इसको अगर मैं चाहूँ तो दोस्त बाहर में भी यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे बाहर में भी यूज कर रहे हैं। तो जब आप ग्लोबल में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नो मैटर आप आप लेट यूज कर रहे हो, आप कॉन्स्ट यूज कर रहे हो, वैर यूज कर रहे हो, आप इसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। सो एनीथिंग विच इज ग्लोबल वो हर जगह से आपको अवेलेबल है। दूसरा जो स्कोप होता है उसको सर हम कहते हैं फंक्शन स्कोप, यानी एनी चीज, कोई भी चीज अगर आप फंक्शन के अंदर में डिफाइन कर दोगे, फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 के अंदर मैंने अगर स्कोप डिफाइन कर दी, हमने बोल दिया लेट me go and call it as f1 equals to 15 11, let's say that, and let me also define where f2 equals to 12, and let's say that const f3 is equals to 13। एक बार अगर फंक्शन 1 के अंदर आपने डिफाइन कर दिया तो आप इसको फंक्शन के अंदर में तो कॉल कर सकते हो, console.log, let me go and define it as func scope, and let me go and call this as f1, f2, f3। और इसी चीज को अगर मैं मान लो कॉपी करके fun scope and it is inside the function itself, और अगर इसको मैं सेम चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रन करने की कोशिश करूं, and let's say that it is inside the block, और ये सेम चीज मैं अगर यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करूं और मैं बोलूं कि आउटसाइड, let's try to run this and see what happens। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, कुछ एरर्स आ गए, क्या एरर है, let's try to see that। तो मैंने लिखा फंक्शन स्कोप 11, 12, 13, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो प्रिंट हो रहा है, एंड देन इनसाइड ब्लॉक इसने ये करा, पर जैसे ही उसके बाद वाली बात आई, राइट, ये वाला f1, f2, 3 चूंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, वो f1 इज नॉट डिफाइन करके एरर दे रहा है मुझे, f1 इज नॉट डिफाइंड इज एरर करके दे रहा है। एक बार मैं इस वाली लाइन को हटा भी देता हूँ कि क्या पता वेरिएबल वाला काम कर जाए, तो लेट मी गो एंड रिमूव दिस, और f1 को मैं अगर हटा देता हूँ और सिर्फ लेट एंड कॉन्स्ट के साथ देखता हूँ, तो भी मैं देखूंगा क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे f1 इज नॉट डिफाइंड, इसको मैं हटा देता हूँ, f2 डाल देता हूँ और इसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे कह रहा है कि f2 इज नॉट डिफाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो, राइट, वेरिएबल के अंदर आप कोई भी वेरिएबल अगर मान लो आप डिफाइन कर देते हो, राइट, लेट वेर कॉन्स्ट, किसी भी टाइप का वेरिएबल अगर आपने डिफाइन करा है फंक्शन के अंदर में, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। ये जो वेरिएबल है ये है फंक्शन स्कोप, and it could be only used inside the function। बाहर फंक्शन के अगर आप इसको कॉल करने की कोशिश करोगे अवेलेबल नहीं रहेगा दोस्त, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन स्कोप। तीसरी बात कर लेते हैं सर, which is फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लॉक स्कोप। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल्स डिफाइन कर रखा है, लेट मी गो एंड रिमूव दिस लाइन, I'll be going to remove this line, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा, मान लो where equals to
and let me go and call it as temp. What should I go? Let me go and call it as age 1 equals to 19. अभी मैं वेरिएबल एज 19 करा है, इसके अंदर तो मैं इसको एक्सेस कर ही पाऊंगा console.log, और इसके अंदर मैं बात करता हूँ एज 1. ठीक है, क्या मैं इसके बाहर इसको कॉल कर सकता हूँ console.log and I can pass age 1. अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे सर, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ब्लॉक के अंदर में एक वेरिएबल वैर से बनाता हूँ तो मैं वेरिएबल के अंदर में भी उसको प्रिंट कर रहा होता हूँ और उसको बाहर में भी प्रिंट कर पा रहा होता हूँ. ठीक है, पर इस वैर को अगर मैं चेंज करके लेट कर दूंगा और अब मैं अगर इसको रन करने की सेम कोशिश करूँ इस कोड को, तो मैं देखूंगा कि अंदर वाले में तो 19 प्रिंट हो गया, पर बाहर वाले में जब लॉग एज 1 किया तो ये अवेलेबल नहीं है. तो कहने का मतलब है कि अगर आपका ब्लॉक स्कोप है तो उसमें अगर आप लेट वेरिएबल यूज करोगे तो उसको आप बाहर नहीं यूज कर पाओगे. तो वेरिएबल है ना लेट, और अभी कॉन्स्ट भी करके आपको दिखाएंगे. लेट एंड कॉन्स्टेंट्स आर ब्लॉक स्कोप. ठीक है, तो उसके बाहर आप यूज नहीं कर पाएंगे. सेम चीज कॉन्स्ट करके भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे लेट को हटा के अगर मैं कॉन्स्ट कर दूं और इसको रन करने की कोशिश करेंगे फिर से, तो मुझे वही एरर आ जाएगा, यहाँ पे एज 1 इज नॉट डिफाइंड. है ना. तो ये मेरा दूसरा था विच इज द ब्लॉक स्कोप, जिसमें हमने देखा कि लेट या फिर कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है. वेरिएबल इज नॉट ब्लॉक स्कोप, एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली कहते हैं कि आज के डेट में आप वैर इज नॉट द राइट वे ऑफ डिफाइनिंग द वेरिएबल्स. आप either लेट यूज करो या फिर आप कॉन्स्ट यूज करो, सो दैट यू हैव अ बेटर कंट्रोल. Now once we have done this, we have one more means of closure which is called as a lexical scoping. Now lexical scoping का मतलब क्या है? Let's talk about the lexical scoping. Lexical scoping. Lexical scoping कहता है कि function ना it remembers the scope in which it is created. Lexical scoping says that functions remembers the scope in which it's created. The functions remembers the scope in which it is created. और इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो ये कहने का मतलब ये होता है इसका कि inner functions can access the variables from parent और outer function. और यही चीज हमको दिखाई देगी क्लोजर में. अब इसको थोड़ा सा कोड के समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट मी गो एंड डिफाइन द कोड फॉर दिस. तो मैं ये काम करता हूँ, ऊपर वाले सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब मी. ठीक, और लेक्सिकल स्कोपिंग में नीचे आता हूँ. मैं लिखता हूँ फंक्शन and I go and it is outer function, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ let we go and call it as outer var equals to I am from outer function. और फिर मैं इसके अंदर एक इनर फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन let me go and call it as inner function, और इसके यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ console.log and then I go and say that outer variable. और उसके बाद what I go and do is that let me go and return the return, और इसको मैं इसको कह सकता हूँ रिटर्न. ठीक, तो ये आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन है. अब ये जो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, let me go and define it as const inner func equals to outer function, जब मैं इनर फंक को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस. एक बार इसको रन करते हैं सर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है मैजिक. जब मैंने इसको रन किया तो ये प्रिंटर आई एम फ्रॉम द आउटर फंक्शन. अब तो देखने की कोशिश करो, फंक्शन के अंदर जो भी चीज डिफाइन हो रही होती है वो एक बार अगर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके अंदर का सारा चीज डिस्ट्रॉय हो जाता है. दिस इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो फॉर एग्जांपल ये आउटर फंक्शन है, उसके अंदर ये लोकल वेरिएबल है आउटर वैर, और उसके अंदर में एक अंदर वेरिएबल फंक्शन है इनर फंक्शन जो कि आउटर वेरिएबल को यूज कर रहा है. अब जैसे ही मैंने ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर लिया
आउटर फंक्शन, ये पूरा पूरा आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। आइडियली क्या होना चाहिए, आउटर फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए तो उसके अंदर के जितने भी लोकल वेरिएबल्स है दैट शुड नॉट बी अवेलेबल नाउ, दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड। पर जब मैंने ये इनर फंक्शन को फिर से एग्जीक्यूट करा, क्योंकि इनर फंक्शन हैज टेकन होल्ड ऑफ दिस आउटर वेरिएबल, वो अभी भी उसके पास वो होल्ड है एंड इज एबल टू प्रिंट द वैल्यू। आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा चुका है, पर स्टिल आई एम एबल टू गेट द होल्ड ऑफ दैट आउटर वैर, ये वाला जो वेरिएबल है, एंड आई एम एबल टू प्रिंट दिस आई एम फ्रॉम द आउटर फंक्शन। दिस होल कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज this whole concept is called as closures. So the closures है, it is totally based on the principle of lexical scoping and says that a function is always aware about the scope in which it is created. तो जो inner function है उसको outer function के variable पे it is still holding even though the outer function is done executing. Still outer function का जो state है वो inner function अभी भी store कर रहा है अपने अंदर, और इसी को मैं कहता हूं सर closure. This is what it is called as the closure itself, which is dependent on the fact of lexical scoping, that is based on the field of lexical scoping. तो एक बार quickly हम रिवाइज कर लेते हैं स्कोपिंग के बारे में, जितनी सारी चीजें हमने देखी स्कोपिंग। तो एक जो हमारा स्कोप है सबसे पहले वाला वो था मेरा ग्लोबल स्कोप। तो जब भी कोई भी वेरिएबल या फंक्शन आप किसी फंक्शन के बाहर या किसी ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर लिखते हो उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप, एंड ग्लोबल स्कोप कुड बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, वो कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट्स नंबर वन। दूसरा चीज है व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन स्कोप। तो फंक्शन स्कोप में अगर कोई भी चीज आप फंक्शन के अंदर में डिफाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल, अगर आप लेट यूज कर ले या फिर कॉन्स्ट यूज कर ले या फिर आप वैर यूज कर ले, आप इस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर दोस्त नहीं यूज कर पाओगे। तीसरा था मेरा ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप कहता है कि अगर आप ब्लॉक के अंदर में अगर लेट यूज करोगे या कॉन्स्ट यूज करोगे तो उस वेरिएबल को आप बाहर नहीं यूज कर पाओगे। अगर आप वैर करोगे तो वैर ब्लॉक से कोई मतलब नहीं, इट कुड बी यूज आउटसाइड एज वेल। एक अच्छा डिफरेंशिएटर है बिटवीन द वैर, लेट एंड द कॉन्स्ट। एंड द फोर्थ वन विच वाज द लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल स्कोपिंग कहता है कि भैया फंक्शन को पता होता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट किया गया। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, द चाइल्ड फंक्शन, अगर मान लो एक पेरेंट फंक्शन है, राइट, एक पेरेंट फंक्शन है और पेरेंट फंक्शन के अंदर में एक चाइल्ड फंक्शन बनाया गया है, तो चाइल्ड फंक्शन विल हैव द एक्सेस और होल्ड ऑफ एवरी वेरिएबल व्हिच इज डिफाइंड अंडर द पेरेंट फंक्शन। भले ही पेरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, पर अगर चाइल्ड फंक्शन उस पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को होल्ड करके रखता है तो वो उसके पास वो इंफॉर्मेशन बाद में भी रहेगी जब पेरेंट फंक्शन फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है। And that whole phenomena is called as closures that we have seen so far. So now, अब हमने ये देख लिया है क्लोजर क्या है, कोड देख लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं which will help to clarify and have a solid understanding of the concept on the closure itself. पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि implement a function that remembers a counter value. एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो काउंटर वैल्यू को रिमेंबर करे। Write a function create counter that returns a function. Each time this function is called, it should increase and return the counter value. एक आउटर फंक्शन है, एक इनर फंक्शन है, और इनर फंक्शन जो रिटर्न हो रहा है उसको जब भी दफा मैं कॉल करूं तो एक नया काउंटर रिलीज हो। तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग की यूज पड़ेगी, और जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर्स। चलिए कोड करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी क्विकली टेक माई VS कोड हियर, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ फाइल, इसको मैं कहता हूँ क्लोजर क्वेश्चंस डॉट JS, और इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। मेरे को ऐसा फंक्शन बनाना है जो एक फंक्शन को रिटर्न करे, राइट। सो आई लेट मी गो एंड कॉल इट अ फंक्शन, और चूंकि काउंटर बनाना है तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट काउंटर, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिफाइन कर देता हूँ लेट काउंट equals to 0, और फिर let me go and return function, और इसको मैं अगर रिटर्न करूंगा तो काउंट की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, काउंट प्लस प्लस, एंड देन आई गो रिटर्न द टर्न काउंट। चूंकि ये इंटरनल फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कराया दोस्त, है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, चूंकि दिस इज द इंटरनल फंक्शन, दिस विल हैव अ कंट्रोल ऑन दिस वेरिएबल कॉल्ड एज अ काउंट।
लेक्सिकल स्कूपिंग के कारण। तो जब भी मैं इसको रिटर्न करूंगा, ये फंक्शन जो आएगा, तो फंक्शन विल होल्ड द स्टेट ऑफ दिस काउंट वेरिएबल और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करूं कॉन्स्ट काउंटर इक्वल्स टू, और मैं ये फंक्शन को कॉल कर दूं क्रिएट काउंटर इस तरीके से, और फिर मैं करूं console.log और यहां पे बोलूं काउंटर। एक बार फिर से अगर मैं इसको रिपीट कर दूं, रन करके देखते हैं 2-3 बार। If we go and run this, clear I am from the outer function, नहीं मैंने फाइल ही अलग लिखा है। I have to go and call this closers underscore q dot question, it is printing पहली दफा 1, फिर 2, फिर 3। आप देख लो काउंटर की वैल्यू बढ़ रही है। So how I'm able to do this? I'm able to do it with the help of the concept called as a closers। आप यहाँ पे देख लीजिए, outer function create counter already execute हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट अभी भी इस काउंट वैल्यू को यूज करके हम काउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लोजर्स। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज देयर। कह रहा है इंप्लीमेंट अ प्राइवेट वेरिएबल यूजिंग अ क्लोजर। प्राइवेट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो आउटर वर्ल्ड उसको छेड़खानी ना कर पाए, चेंज ना कर पाए, उसका स्टेट है मॉडिफाई या चेंज ना कर पाए, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ यूजिंग द क्लोजर्स। तो एक क्लोजर का फायदा ये भी होता है, इट विल हेल्प यू डिफाइन द प्राइवेट वेरिएबल्स। प्राइवेट वेरिएबल इज अ कॉन्सेप्ट मोस्टली जावा, अगर आप देखोगे तो हमें वेरिएबल्स को आप प्राइवेट बना देते हो बाय यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड एज प्राइवेट। जावास्क्रिप्ट में अचीव करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द क्लोजर्स। कुछ और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखा है, राइट अ फंक्शन सीक्रेट दैट स्टोर्स अ सीक्रेट वैल्यू एंड ओनली अलाउज गेटिंग इट थ्रू अ मेथड। मतलब कि एक फील्ड है जिसको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूं, बट मैं उसको मेथड के थ्रू कर सकता हूं। इसको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। डू यू गाइस नो दैट? दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में आप क्या करते हो, आप वेरिएबल को, फील्ड को प्राइवेट कर देते हो ताकि नोबडी कैन एक्सेस इट डायरेक्टली, पर स्टिल आप चाहोगे कुछ ना कुछ तरीके से उसके साथ छेड़खानी किया जाए, उसके साथ मैनिपुलेशन किया जाए, और उसके लिए आप पब्लिक मेथड्स एक्सपोज कर देते हो। उस सारी चीज को आप कहते हो इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोजर से इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं। कोड कर लेते हैं डायरेक्टली। सो लेट मी गो टू माय कोड। एक काम करता हूं, इस वाले क्वेश्चंस को कमेंट कर लेते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे कोड लिखना चालू करता हूं। सो लेट्स से दैट आई हैव फंक्शन एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज सीक्रेट स्टोरेज, और यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ रिटर्न गेट सीक्रेट। तो मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पे सर, तो ये जो फंक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, विच इज अ सीक्रेट स्टोरेज एंड दिस इज अ सीक्रेट मेथड। तो अभी मेरे पास फंक्शन रेडी है जिसका नाम है सीक्रेट स्टोरेज, जिसमें अगर मैं एक सीक्रेट पास करता हूँ, राइट, इफ आई गो एंड पास अ सीक्रेट इनसाइड दिस, तो वो जो इनर फंक्शन है मेरा यहाँ पे जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, उसके अंदर ये जो फंक्शन है वो उसको एब्सॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्लोजर्स यहाँ पे यूज हो रहा है। इसको रन करके देखते हैं इफ इट एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ कॉन्स्ट माई सीक्रेट इक्वल्स टू सीक्रेट स्टोरेज, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आई लव जावास्क्रिप्ट। ठीक है सर। अब there is no way that I can go and get this secret message that I have stored inside the secret storage, but I have to go and retrieve it। मैं एक function को कॉल सकता हूँ which is get secret, so I can go and select console.log my secret, which is a function, so I go and call it as get secret, और ये एक function है तो I have to go and call this function। So if I go and run this, ये internal secret message को ये return करेगा। So if I go and run this, it's printing I love JavaScript। परफेक्ट, अमेजिंग। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा होल्ड आने लगा है क्लोजर पे। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स गो बैक एंड सी व्हाट मोर क्वेश्चन दैट वी हैव ऑन द क्लोजर्स।
Create a function that generates unique IDs. Okay, write a function ID generator that generates unique IDs starting from 1. Each time it is called, it should return the next ID. Something similar to the first question itself है, you know. So let's try to see that how we can go and generate this unique IDs, which is very similar to the previous question. Quickly कर लेते हैं. Let me go and open my code. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ function ID जनरेटर. पहली आईडी जो है मेरी उसको मैं 0 आईडी दे देता हूँ और उसके बाद मैं फंक्शन रिटर्न कर दूंगा रिटर्न फंक्शन, और यहाँ पे मैं पहले आईडी की वैल्यू प्लस करूंगा, देन आई गोइंग रिटर्न द आईडी. सिंपल. अगर मैं इसको कॉल करूँ नाउ console.log, पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ const IDs और मैं जनरेट ID equals to ID generator function, और उसके बाद console.log और ये generate ID जो है call this function again and again. तो अगर आपको मैं मल्टीपल दफा कॉल करूंगा आप देखोगे कि अलग अलग आईडी वो जनरेट कर रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, और इस तरीके से वो आईडी जनरेट कर रहा है. सर दिस इज द फंक्शन ID generator here itself. Fair? So this is how it works. Perfectly fine. Now let's move to the next question. अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, implement a function that caches results using closures. Caches the results. Similar to somewhere second question जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर रहे थे. Write a function that memorize the cache results of an expensive computation. ठीक है. Let's try to go and build this. So how do we go and solve this problem? Let me go to my code. यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन memorize और let's say that this expect a function fn. We're going to call it as fn itself. इसके अंदर मुझे कैश बनाना है. कैश नॉर्मली क्या होता है सर? कैश इज मोर ऑफ लाइक अ मैप, अ की वैल्यू डेटा स्टोर. जैसे कि आपका डिक्शनरी होता है पाइथन की दुनिया में, मैप होता है जावा की दुनिया में. तो कैश इज मोर ऑफ लाइक की वैल्यू स्टोर जो कि आपके डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है. नाउ लेट मी गो एंड कॉल इट एज कैश, और इसके लिए मैं एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लेता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ रिटर्न फंक्शन num. So if cache num is not equals to undefined, in that case console.log, I go and say that fetching from the cache, and then I should return cache num. Fair? Else I should go and say that console.log computing results, let me go and call it that let result is equal to the function that passed number, and then I go and say that cache num equals to result, and then I go and return the result. So अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो सर इस कोड में कैशे कैसे हेल्प कर रहा है, तो मेमोइज एक फंक्शन है जिसमें कि हम एक फंक्शन को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और ये नंबर है जिसमें मैं ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब ये फंक्शन जो है वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन, इट इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन. एक्सपेंसिव ऑपरेशन का मतलब कि इट इज अ टाइम टेकिंग. तो एक बार मैं किसी नंबर पे ये फंक्शन चला चुका हूं और ये टाइम लेता है, तो आई वुड नॉट लाइक यू टू रिपीट दैट. तो उसके लिए मैंने एक कैश बना रखा है जहां पे कि अगर ऑलरेडी इस नंबर का सॉल्यूशन अवेलेबल है कैश में तो आई डायरेक्टली गो एंड प्रोवाइड दैट. अदरवाइज मैं इसको कंप्यूट करता हूं बाय कॉलिंग दिस फंक्शन, और फंक्शन से कंप्यूट जब वैल्यू हो जाती है रिजल्ट तो उसको मैं कैश में स्टोर कर देता हूं ताकि अगली दफा अगर फिर से मैं कॉल करूं तो इट गेट्स द सॉल्यूशन फ्रॉम द कैशे इटसेल्फ. So this is how I have built the cache
यूजिंग द क्लोजर कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। इसको अब रन करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर फंक्शन है। सो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ const square इक्वल्स टू मेमोइज, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ मैं फंक्शन x to x and then I go inside the console.log square 4, फिर मैं लिखता हूँ console.log square 5, और फिर मैं लिखता हूँ console.log स्क्वायर 4। अब क्या होगा, जब मैं पहली दफ़ा स्क्वायर 4 कर रहा हूँ तो ये 4 को कंप्यूट करेगा और फिर रिटर्न देगा। फिर मैं 5 करूँगा, 5 को कंप्यूट करेगा फिर रिजल्ट देगा। पर मैं फिर से अगर 4 को करूँगा, 4 का स्क्वायर ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है, तो इट विल गेट मी रिजल्ट फ्रॉम द कैश। एक बार प्रिंट करके देखते हैं फिर दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इफ आई गो एंड रन दिस node_closer.ql, लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो अगर आप देखो पहली दफ़ा में जब 4 हो रहा था तो उसने कंप्यूटिंग रिजल्ट्स करा और 16 दिया। फिर 5 था, नया था, तो इट इज कंप्यूटिंग रिजल्ट्स एंड गेटिंग मी, बट अगेन व्हेन आई गेट द 4 इट इज फेचिंग फ्रॉम द कैश व्हिच इज 16। सो दिस कोड आई हैव बीन एबल टू गो एंड implement it well to implement the cache wala portion here. So this is my function memoize and I'm able to go and print this. I'm able to go and build this. Perfect, very nice, cool. Let's try to move on to the next question. Question 5 says that implement a function that returns multiple counters using closures. Okay, कह रहा है implement a function जो एक काउंटर ना रिटर्न करे, मल्टीपल काउंटर रिटर्न करे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम सिंगल काउंटर रिटर्न कर रहे थे जो हर बार उसको इंक्रीमेंट कर रहा था। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट भी करना चाहता हूँ, डिक्रीमेंट भी करना चाहता हूँ, अभी क्या वैल्यू है वो भी करना चाहता हूँ। तो लेट्स से दैट आई वांट टू गो एंड प्रोवाइड ऑल दोस ऑप्शंस। लेट्स क्विकली गो एंड डू दैट। लेट मी गो एंड ओपन माय कोड। इस वाले को लेट्स क्विकली गो एंड कमेंट दिस आउट। ये हमने कमेंट कर दिया एंड लेट्स से दैट function create multi counter। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला let count equals to 0 and I want to set return, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ increment equals to एक मैंने arrow function यहाँ पे define कर दिया। let me go and call it as plus 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 count, and then we have something called as decrement, and let me go and call it as minus minus count, and we're going to call it as get value, and this is the function that returns the count itself. Actually this is my function. Now what I'm going to do is I'm going to say that const counter a equals to create multi counter, and then I have something called as const counter b equals to create multi counter। ठीक है, और उसके बाद now I do the console.log I want to say that counter a dot increment, again let me go and copy paste this multiple times, and let me go and decrement this now, and let me go and find the value now, dot get value, and let me do for the counter b also console.log counter b dot increment, and then counter b dot get value. Perfect. Let's try to go and run this. So if I go and run this node closer q.js, I see that I have 1 2 3, then it got 2, then 1, and then I got the value of itself, right? This is how I'm able to go and create the multi counter, and we are able to go and learn this concept of closures now.
सो विद दिस सर हमने आज अच्छे तरीके से क्लोजर्स को समझ लिया है, स्कोपिंग को भी समझ लिया, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप क्या है, ब्लॉक स्कोप क्या है, लेक्सिकल स्कोप क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली है और उसके बेसिस में क्लोजर्स को भी समझा, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करें। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली जब लोग जावास्क्रिप्ट देख रहे होते हैं इनिशियली में उसको इन सारी चीजों में कंफ्यूजन होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको वो कंफ्यूजन नहीं आएगा। आई विश यू गाइस ग्रेट लक। कमेंट करके बताओ कैसी चली लर्निंग जर्नी और ऐसे ही वीडियोस आपके आते रहेंगे। मैं चाहता हूं जिस एनर्जी से आपने एक्साइटमेंट से आपने बैकएंड चालू करा था, मेक श्योर दैट टिल द एंड ऑफ द कोर्स यू आर देयर and you are completing it with the complete dose. I'll see you in another video. All the best.